मिलेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 194E जो बात करता है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन। अगर आप किसी स्पोर्ट्समैन को कोई पेमेंट करते हैं जो नॉन रेजिडेंस है, तो उस केस में आप जो भी पेमेंट करोगे उसका 20% टीडीएस काट के आपको सरकार को जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 194E जो बात करता है पेमेंट ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम। अगर आप कोई नेशनल सेविंग स्कीम में पेमेंट करते हैं जो सरकार के द्वारा इश्यू की गई है, और अगर वो अमाउंट 2500 से ज़्यादा का है, तो आपका इंडिविजुअल में 10% कटेगा और अदर देन इंडिविजुअल में भी 10% आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 194F जो बात करता है पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर आप कोई यूनिट को दोबारा म्यूचुअल फंड रीपर्चेज करता है या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया रीपर्चेज करता है, तो उस केस में कोई लिमिट नहीं है कि आप जितने कभी आप यूनिट परचेज करेंगे तो आपका टीडीएस कटेगा। अगर इंडिविजुअल होगे तो 20% और अदर देन इंडिविजुअल होगे तब भी 20% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप कमीशन मिलती है, मतलब अगर आप लॉटरी बेचते हो, लॉटरी कंपनी आपको कमीशन देती है लॉटरी बेचने का, तब आपका कमीशन का अमाउंट अगर 15,000 रुपए से ज्यादा का होगा तो आपके ऊपर 5% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा इंडिविजुअल का, और अगर आप इंडिविजुअल नहीं हो, आपकी कंपनी है, तो आपके 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। कौन से? अगर आप लॉटरी बेचने का काम करते हो। क्लियर? मैं एक दुकान चलाता हूं जिसमें मैं लॉटरी सेल करता हूं, और जिस कंपनी की मैं लॉटरी सेल करता हूं वो मुझे साल में क्या देती है? कमीशन देती है, और कमीशन का अमाउंट अगर 15,000 रुपए से ज्यादा का है तब वो मुझे क्या काट कर देगा? टीडीएस डिडक्ट करके देगा 5%। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 194H जो बात करता है कमीशन ऑन ब्रोकरेज। अगर आप किसी को कमीशन देते हैं, ठीक है, जैसे कोई माल बेचने की कमीशन, कोई पार्टी लेकर आपके पास आया, आप उसको कमीशन दे रहे हो, किसी भी तरह की अगर आप उसे कमीशन देते हो जो लॉटरी के अलावा है, तो आप उस पर कितना परसेंट लिमिट रखेंगे? 15,000 रुपए। एक होती है कमीशन, एक होती है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब होता है दो लोगों को मिलाने के बाद जो हम उसको पैसा देते हैं उसे हम कहते हैं ब्रोकरेज। चाहे आप उसे कमीशन के नाम से पैसे दो या फिर ब्रोकरेज के नाम से दो, और अगर वो अमाउंट 15,000 रुपए से ज्यादा का हो जाता है सालाना, तब आप उस पर 5% टीडीएस डिडक्ट करेंगे, इंडिविजुअल के केस में भी और कंपनी के केस में भी। कितने परसेंट? 5%। इसके बाद आता है सेक्शन 194I जो बात करता है रेंट प्लांट एंड मशीनरी। मतलब अगर तुम किसी से कोई प्लांट एंड मशीनरी किराए पर लेते हो और उसकी अगर आप पेमेंट करते हो पूरे साल में, और उस पेमेंट का अमाउंट 2,40,000 रुपए से ज्यादा का हो जाता है, तब आप जो भी उसको पेमेंट करेंगे उस पर 2% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। इन शॉर्ट कहने की बात है कि अगर आप किसी से कोई सामान किराए पर ले रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी, और आप उसको पर मंथ 20,000 से ज्यादा की पेमेंट करते हैं, तो आप उस पर 2% का टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट करना। इसके बाद सेक्शन आता है सेक्शन 194I जो बात करता है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है और उसका अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो जो उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा उसे 1% टीडीएस डिडक्ट करने के बाद वो पेमेंट करेगा। मान लो मैं अगर किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा और प्रॉपर्टी की कीमत 70 लाख रुपए है, तो मैं जो भी उसको पेमेंट दूंगा 70 लाख रुपए, उसमें से मैं 1% का टीडीएस डिडक्ट करूंगा और उसके बाद उसको पेमेंट करूंगा। तो आप याद रखना, अगर आप किसी से कोई लैंड खरीदते हैं और वो 50,000 रुपए से ज्यादा का है, तो आप प्लीज 1% का टीडीएस डिडक्ट करें और उसके बाद उसको पेमेंट करें। इसके बाद आता है सेक्शन 194IB। तो यहाँ लिखा है आप पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं कोई बिजनेस नहीं करता, लेकिन मैंने कोई फ्लैट किराए पर लिया है जिसकी कीमत 50,000 रुपए पर मंथ की है। तो अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ एचयूएफ, 50,000 रुपए पर मंथ का,
तो आप जो भी उसको पेमेंट करेंगे तो आप उस पर 5% का टीडीएस डिडक्ट करने के बाद सरकार को जमा करा देंगे। मतलब मैं कहीं किराए पर रहता हूं और मैं पर मंथ 50,000 रुपए की पेमेंट करता हूं, तो जब मैं 50,000 रुपए की पेमेंट करने जाऊंगा तो 5% टीडीएस काट लूंगा और उसके बाद उसको पेमेंट करूंगा अंडर सेक्शन 194 आईबी की। ओनली ऑन किस पे कवर है? इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर। इसके बाद आता है सेक्शन 194 आईसी जो बात करता है पेमेंट ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अगर आप इस स्कीम के अंदर किसी को पेमेंट करते हैं और चाहे कोई भी अमाउंट हो, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, तो आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। इंडिविजुअल एचयूएफ या फिर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 10% आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। इसके बाद आता है सेक्शन 194 जे। इसको बेसिकली दो पार्टों में बांटा गया, मतलब टेक्निकल सर्विस को इसमें अलग कर दिया और टेक्निकल सर्विस के अलावा जितनी अदर सर्विस है उसे अलग कर दिया। इसमें यहाँ लिखा है कि अगर आप किसी को प्रोफेशनल को टेक्निकल सर्विस की कोई पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट 30,000 से ज्यादा की है तो आप उसका 2% टीडीएस डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करें। और अगर आप इसके अलावा किसी और को प्रोफेशनल सर्विस की पेमेंट करते हैं, जस्ट लाइक वो प्रोफेशनल फीस हो, रॉयल्टी हो या फिर डायरेक्टर फीस हो, वो सब पर आपको कितने परसेंट टीडीएस डिडक्ट करना है? 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। मैं अगेन रिपीट करता हूं इस सेशन को, अगर आप सेक्शन 194 जे में किसी को टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल सर्विस की पेमेंट करते हैं, लेकिन कंडीशन है टेक्निकल सर्विस होनी चाहिए, तब अगर उसका अमाउंट 30,000 रुपए से ज्यादा का है तो 2% टीडीएस डिडक्ट करना है और उसके बाद पेमेंट करनी। और अदर देन अगर आप किसी प्रोफेशनल को फीस देते हैं या फिर रॉयल्टी देते हैं या फिर डायरेक्टर को पे करते हैं तो उस केस में आपको 30,000 रुपए से ज्यादा हो जाने पर अमाउंट को आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना है इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल के केस में। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 194 के जो बात करता है पेमेंट ऑफ एनी इनकम रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 डी द यूनिट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फ्रॉम द स्पेसिफाइड कंपनी। अगर आप किसी ऐसी कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं जो इनके अंदर कवर की गई है तो चाहे अमाउंट कितना भी हो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करनी है अंडर सेक्शन 194 के। इसके बाद आता है सेक्शन 194 LA जो बात करता है आप पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सरकार आपकी कोई प्रॉपर्टी को हड़प लेती है या आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने के बाद आपको कंपनसेशन देती है और उस कंपनसेशन का अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का है तो उस केस में वो 10% का टीडीएस डिडक्ट करेगी, चाहे आप इंडिविजुअल हो या फिर अदर हो। मतलब अगर सरकार आपकी प्रॉपर्टी हड़पती है या आपकी प्रॉपर्टी पर अपनी पोजीशन बनाती है, अपना अधिकार बनाती है और उसके बदले आपको वो पैसा देती है, तो अगर वो पैसा आपको देगी और पैसे की कीमत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाएगी तो वो आपका 10% टीडीएस डिडक्ट करेगी, क्योंकि आप तो कर नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट का कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करता। इसके बाद आता है सेक्शन 194M। अगर आपका पेमेंट ऑफ कमीशन है अदर देन जो सेक्शन 194C, सेक्शन 194H या फिर सेक्शन 194J के अलावा है तो उस पर आपका अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा होने पर आपका 5% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल के केस में। मतलब कि अगर तुम्हें कहीं से कमीशन मिल रही है, ठीक है, जो सेक्शन 194C में कवर नहीं होती, जो सेक्शन 194H के अंदर कवर नहीं होती और जो सेक्शन 194J के अंदर कवर नहीं होती, उसके अलावा अगर आपको कहीं से कमीशन मिल रहा है और वो कमीशन का अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा का है तब उस केस में आपका 5% इंडिविजुअल के केस में कटेगा और 5% ही अदर देन इंडिविजुअल के केस में कटेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 194N जो बात करता है कैश विड्रॉ। अगर आप एक या फिर एक से ज्यादा बैंकों में
आप पूरे फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ करते हैं, चाहे आप बैंकिंग कंपनी से, चाहे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से, या किसी भी बैंकिंग चैनल के थ्रू आप पैसा विड्रॉ करते हैं और उसका अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाता है, तब बैंक आपका 2% टीडीएस डिडक्ट करके किसको जमा करा देगा? सरकार को। चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, चाहे आप अदर देन इंडिविजुअल हो। लेकिन इस लिमिट को 1 करोड़ रुपए से घटाकर 20 लाख रुपीज कर दिया जाएगा अगर आपने अपनी पिछले 3 सालों की आईटीआर नहीं भरी होगी। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 20 लाख रुपीज कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप 20 लाख रुपीज तक पूरे फाइनेंशियल ईयर विड्रॉ करते हैं, लेकिन अपनी आईटीआर आपने 3 सालों की नहीं भरी है, तब बैंक आपका 2% टीडीएस काट कर किसको जमा करा देगा? बैंक को 2% टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को जमा करा देगा। लेकिन अगर आपने अपने पिछले साल की भी आईटीआर नहीं भरी और आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए तक विड्रॉ कर लिया या उससे ज्यादा कर लिया, उस केस में तो आपका टीडीएस रेट 5% हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, अगर मैं आईटीआर भरता हूं तब तो 1 करोड़ है और 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। मैं अपनी आईटीआर नहीं भरता और 20 लाख रुपए तक अगर कैश विड्रॉ करता हूं, तब भी मेरे ऊपर 20% लगेगा, तब भी मेरे ऊपर 2% लगेगा। लेकिन अगर मेरा अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और मैंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी, तो उस केस में 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और सरकार को जमा करा दिया जाएगा। और इसके बाद आता है सेक्शन 194 ओ, जो बात करता है पेमेंट और क्रेडिट ऑफ अमाउंट बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम करते हो और अगर वो आपको पैसा देता है और पैसा 5 लाख रुपए से ज्यादा का है, इंडिविजुअल या फिर अदर देन इंडिविजुअल केस में, वो 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा और सरकार को जमा करा देगा। और इसके बाद आता है सेक्शन 194 की, जो बात करता है परचेज ऑफ गुड्स। ये एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2021 से। इसमें कंडीशन है कि अगर आप किसी से कोई माल खरीदते हैं और उसका अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा का होता है, तो उस पर आपको 0.10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को जमा कराना। और लास्ट हमारा आता है सेक्शन 206 AB, जो बात करता है टीडीएस ऑन नॉन फाइलर्स ऑफ आईटीआर। अगर कोई बंदा अपनी आईटीआर नहीं फाइल करता और अगर आप उसका टीडीएस डिडक्ट करना है, तो उस केस में डबल रेट से डिडक्ट करना है। मतलब अगर वो किसी ऐसे सेक्शन में आता है जिसमें 5% है, तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। और अगर कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें 5% से कम है, तो उस केस में आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ टीडीएस के रेट डिस्कस करें। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि आप अपना 10 नंबर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप टीडीएस की पेमेंट कैसे करेंगे, और उसके बाद टीडीएस की रिटर्न कैसे बनती है, ट्रेसिस की साइट पर लॉगिन कैसे करते हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट कैसे निकालते हैं। ये हमें कंटिन्यू सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए टीडीएस की। तो आप इस सीरीज में बने रहें ताकि आपको टीडीएस के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिले। लेकिन हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।